विद्यार्थियों, अब अगला पाठ हम शुरू करते हैं जिसका नाम है पाठ नंबर 9, मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। अभी तक हमने शिवाजी महाराज की पूरी जानकारी पढ़ी, उनको आदर्श शासक क्यों कहते थे यह भी देखा, ठीक है। और शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात मुगल शहंशाह जो था औरंगजेब, उसको लगा कि अब मराठों से सत्ता हासिल करना बहुत आसान हो गया है, और इसलिए वो पूरी शक्ति के साथ दक्षिण भारत में यहाँ की जो जो सत्ताएं थी, जैसे आदिल शाह थी, बीजापुर की कुतुब शाही थी, और फिर एक मराठों का साम्राज्य था जो कि उसके पूरे भारत जीतने के सपने को अड़ा रहा था। यानी शिवाजी महाराज या मराठे उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसे में औरंगजेब को लगा कि अभी महाराष्ट्र को और मराठों को पराभूत करना बहुत आसान हो जाएगा। मगर शिवाजी महाराज के जाने के बाद में भी 27 वर्ष तक संभाजी महाराज, तत्पश्चात छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई, इनके नेतृत्व में उन्होंने मुगलों के साथ में प्रखर संघर्ष किया। यह संघर्ष 27 साल तक चला और इसी को हम मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। कितनी भी बाधा आई और इतनी बड़ी औरंगजेब की फौज, मगर इसको भी पराजित मराठों के सैनिकों ने किया, और इसी को भारतीय इतिहास में मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। यह बहुत मराठों का तेजस्वी एवं रोमहर्षक युग है। तो अभी हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं संभाजी महाराज की, ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज, ये उनकी फोटो है, देखो। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ, और शिवाजी महाराज के बाद में वह छत्रपति बने। तो उस समय मराठों का और मुगलों का संघर्ष जारी था। ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजादा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया। यानी औरंगजेब का खुद का ही बेटा जिसका नाम था शाहजादा अकबर, उसने औरंगजेब के साथ में विद्रोह किया, मगर उस विद्रोह को कुचल दिया गया और अकबर दक्षिण भारत में संभाजी महाराज के आश्रय में चला आया। अकबर का दमन करने हेतु 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया और वो अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना ले आया। उसने जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरुद्ध संघर्ष अभियान चलाने को कहा। उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया, और परिणाम तो संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी जैसे कि इधर जो समुद्र पर राज करने वाले पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, उनको भी अपने साथ में कर लिया, और तीनों तरफ से स्वराज्य पर हमला होने लगा। और इस हमले को चारों तरफ से संभाजी महाराज ने एकदम यशस्वी तरीके से उसका सामना किया। संभाजी महाराज के कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठा के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम यह अध्याय है। ये पहला अध्याय, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मराठों का स्वतंत्रता युद्ध, और इस मराठों का स्वतंत्रता युद्ध का पहला अध्याय जो है ये संभाजी महाराज का संघर्ष। तो संभाजी महाराज क्या थे, कैसे थे और उन्होंने कैसा सामना किया, यह हमको इस पाठ में देखना है। शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें प्रशासन और सैनिक अभियान की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। संभाजी महाराज को पूरे प्रकार की शिक्षा दी थी, राजनीति कैसे करना है, शस्त्र कैसे चलाना है, और ये सब वो सीखे हुए थे। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने राज्य प्रशासन और सैनिक प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। अपनी सुव्यवस्था में उन्होंने मुगलों और आदिलशाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किए। उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे कहता है कि यह युवराज छोटा है फिर भी धैर्यशाली और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप शूर और वीर है। संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के पश्चात मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला संघर्ष अधिक प्रखर हुआ। औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना था। उसको लगा कि उत्तर में काबुल, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, वहाँ से भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है कि कन्याकुमारी, वहाँ तक के पूरा एक राज्य अपना बन जाए, मगर इसमें कोई भी रोड़ा या रुकावट थी, वो थी मराठा। तो अपनी विशाल सैनिक और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य पूर्णतः नष्ट करना उसका स्वप्न था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यह स्वप्न धूल में मिला दिया और उसकी सैनिक की टुकड़ियाँ मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करती। यानी उल्टा संभाजी महाराज ने मुगलों की कई सारी जगहों पर
आक्रमण किया। मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करती। नासिक से समीप रामसेज का किला था। इस किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घ काल तक प्रयास करने के बावजूद जीत नहीं पाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर दिया। एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट ही जमीन पर पटका और प्रतिज्ञा की कि अब तक संभाजी को जब तक हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था। अब सिद्दी के विरुद्ध अभियान स्क्रीन पर देखो और सुनो भी। जंजीरा का सिद्दी मराठी प्रदेशों में उत्पात मचाता था। मराठों के प्रदेशों पर धावा बोलकर वह आगजनी, लूटपाट और अत्याचार करता था। जो सिद्दी था ना, जैसे मैंने पिछले पाठ में या पिछले इतिहास में बताया था, सिद्दी जो लोग हैं ये मुख्यतः अफ्रीका के रहने वाले हैं। उनको हब्सी भी कहा जाता है उस ज़माने में। और वहाँ यहाँ कर वो बस गए थे और उन्होंने समुद्र में एक बहुत मजबूत किला बनाया था जो कि जंजीरा। बखरकार, उस समय के बखरकार, बखर जो लिखते थे अपन लिखित साधन में देखे ना, बखर, खबर को ही बखर कहते हैं। खबर का अपभ्रंश क्या है? बखर। इतिहासकार सभासद ने उसका वर्णन इन शब्दों में किया। घर में जैसे चूहा वैसे राज्य में सिद्धि। चूहा कैसे घर में उत्पात मचाता है और जब उसको पकड़ने जाओ तो बिल में छुप जाता है, वैसे ये सिद्धि थे। स्वराज्य में आके उत्पात मचाते थे और जब उनको पकड़ने जाओ अपने किले में भाग जाते थे। संभाजी महाराज ने 1682 में उसके विरुद्ध अभियान चलाया। मराठों ने सिद्धि के अधिकार वाले दंडापुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दांगी। परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज्य पर आक्रमण किया। फलस्वरूप संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान अधूरा छोड़कर लौट आना पड़ा। और दूसरा उनका संघर्ष हुआ पुर्तगालियों के साथ में। पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे। अतः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने 1683 में पुर्तगालियों को रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोला और इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों का फोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ा और गोवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में येसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर हताहत हुआ। उसको पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया। पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए। उसी समय संभाजी महाराज और मुगलों द्वारा दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किए जाने के समाचार प्राप्त हुए। फलस्वरूप हाथ में आई गोवा की सफलता को छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए लौट आना पड़ा। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। अब औरंगजेब को क्या लगा, मराठों के साथ में हम संघर्ष कर रहे हैं मगर मराठे हमको जीतने नहीं दे रहे। उससे अच्छा कुछ समय तक मराठों के साथ में संघर्ष रोके और दो राज्य थे दक्षिण भारत में। एक थी कुतुबशाही, गोलकुंडा नाम का उनकी राजधानी, और आदिल शाही बीजापुर की, उसको नष्ट करते बाद में मराठों को देखते हैं। तो आदिल शाही और कुतुबशाही का अंत कैसे हुआ? मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिल शाही और कुतुबशाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए। इन दोनों राज्यों की संपत्ति और सैनिक सामग्री मुगलों के हाथ लगी। परिणाम तो औरंगजेब की स्थिति दृढ़ हो गई। इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने मराठी प्रदेशों पर चारों ओर से हमले किए। मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हम्बीरराव मोहिते वीर गति को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया। उनके जो सेनापति थे जो संभाजी महाराज को हमेशा साथ देते थे, उनका नाम था हम्बीरराव मोहिते, वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनके बाजू थोड़ी कमज़ोर हो गई। संभाजी महाराज का राज्य एवं प्रशासन। यद्यपि संभाजी महाराज युद्ध की दौड़ धूप में निरंतर व्यस्त रहे, फिर भी अपने राज्य प्रशासन के प्रति लापरवाह नहीं रहे। उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में प्रचलित निरपेक्ष न्याय प्रथा और राजस्व व्यवस्था को उसी रूप से आगे जारी रखा। स्वराज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले वतनदारों अथवा जहागीरदारों को कठोर दंड दिया। महारानी येसुबाई, जो उनकी रानी थी, महारानी येसुबाई को राज्य प्रशासन के अधिकार दिए। उनकी अपनी मुद्रा बनवा कर दी। शिवाजी महाराज के प्रजा हित और नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा। संभाजी महाराज संस्कृत भाषा के साथ कई भाषाएं अवगत थी। उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। राजनीति पर लिखे गए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उन ग्रंथों के सार उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ में प्रस्तुत किया।
कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। संस्कृत भाषा में एक जो राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है बुद्ध भूषण, वो बहुत प्रसिद्ध है। बुद्ध भूषण ग्रंथ संभाजी महाराज ने लिखा है। कई बार प्रश्न आता है बुद्ध भूषण ग्रंथ किसने लिखा, या संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा। अब संभाजी महाराज की मृत्यु। औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहा था। उसने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया। मुकर्रब खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर है। उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। किसी ने तो भी धोखा किया और बता दिया कि संभाजी महाराज यहाँ पर आए हुए। उसने अचानक जाके हमला बोला, धावा बोला और संभाजी महाराज को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज ने उसके सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। इसके बाद बादशाह के आदेश पर 11 मार्च 1689 को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर किया। उसको लगा कि शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद में, संभाजी महाराज का मृत्यु होने के बाद में पूरा मराठा साम्राज्य अपने हाथ में लग जाएगा। मगर उसके बाद जो मराठा साम्राज्य के सरदार थे, जो बचे हुए लोग थे, वो और ज़्यादा उन्होंने मुगलों के सामने संघर्ष तेज किया और उसकी ये जो इच्छा थी कि मराठों का साम्राज्य जीता जाए वो अधूरी रहेगी। अब ये संघर्ष आगे किसने चला है तो हम ये देखते हैं। सौतेले भाई थे संभाजी महाराज के, जैसे शिवाजी महाराज की पत्नी थी, एक थी सोयराबाई, एक थी सईबाई। तो सईबाई के पुत्र थे संभाजी महाराज और सोयराबाई के पुत्र थे छत्रपति राजाराम महाराज। तो उनके बाद में राजाराम महाराज ने स्वराज्य को कैसे संभाला। छत्रपति राजाराम महाराज, ये फोटो उनकी स्क्रीन पर उनकी फोटो है। राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ। संभाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात वे छत्रपति बने। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका सपना अब पूरा होगा। परिणाम तो उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। उस समय राजाराम महाराज और उनकी पत्नी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में थे। जैसे मैंने बताया कि राजाराम महाराज की जो पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई, वो भी उस किले में थी रायगढ़ में। उनकी पत्नी येसुबाई भी थी और उनका बेटा शाहू वो भी रायगढ़ में था। इन सभी का एक ही स्थान पर रहना असुरक्षित था, इसलिए येसुबाई ने एक विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। किसी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया। इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाए। जिंजी जो दक्षिण भारत में किला था जो शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। पिछली बार हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने जिंजी जो किला जीता उसके कारण मराठों को आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा हुआ। जिंजी यानी दक्षिण भारत में था किला। जिंजी जाए तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करे। येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। राजाराम महाराज का जिंजी प्रस्थान। 5 अप्रैल 1689 को राजाराम महाराज अपने कुछ सहयोगी के साथ रायगढ़ के घेरे से निकल गए। उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय किया और जिंजी का किला अभेद्य था। पिछली बार हमने जिंजी किले का वर्णन देखा था। यह किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। प्रहलाद निरोजी, खंडो बल्लाळ और रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों के साथ लेकर राजाराम आज जिंजी पहुंचे। अब देखो मराठों की गतिविधियाँ आगे की। मराठों की गतिविधियाँ मुगलों के साथ सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था। मुगलों के सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था। मुगलों ने नवंबर 1689 में रायगढ़ अपने अधिकार में कर लिया और महारानी येसुबाई तथा शाहू को बंदी बनाया। जैसे कि तय हुआ था
कि येसुबाई और उनका पुत्र शाहू यानी संभाजी महाराज का पुत्र वहीं पर रुकेंगे रायगढ़ में और वहाँ पे संघर्ष करेंगे। और राजा राम महाराज और उनकी पत्नी ताराबाई कुछ सरदारों के साथ में जिंजी के किले पे जाएगी। उसके अनुसार रायगढ़ मुगलों ने जीत लिया और येसुबाई और शाहू को बंदी बनाया। जिंजी को प्रस्थान करते समय राजा राम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्र पंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव को सौंपा था। मराठों की दृष्टि से यह निर्णय की स्थिति थी। औरंगजेब ने कई मराठा सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया था। यानी ये औरंगजेब क्या करता था, मराठों को बोलता था कि भाई हम तुमको जागीर देंगे, ये इनाम देंगे, तुम हमारा साथ दो। मगर अभी वही चाल राजा राम महाराज ने भी चली। राजा राम महाराज ने भी औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मराठा सरदार मुगल का प्रदेश जीतेगा उस सरदार को वह प्रदेश की जागीर के रूप में दिया जाएगा। छत्रपति द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण वीर पराक्रमी सरदार आगे बढ़े। उन्होंने मुगल प्रदेश पर धड़ल्ले के साथ आक्रमण प्रारंभ किए, कई मुगल सेनानियों को पराजित किया। इस पराक्रम में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे। उनके अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री और भारी भक्कम तोपखाने का उपयोग करना कठिन हो गया। पर्याप्त किले, प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों को ऐसा तंग किया कि उन्हें भागने के लिए राह भी नहीं मिली। इस बार तो संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान ने औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण किया और उनके खेमे में ऊपर लगा सोने का कलश काटकर लेके गए। यानी गनीमी कावा, जो जंगलों में रहकर अचानक धावा बोलना और हमला करना और उनको जीत लेना। जिंजी का घेरा। तो यहाँ तक ये पाठ आपको पढ़ना है। अगला भाग हम अगले इसमें देखेंगे।